हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगा अपने NPCIL इंटरव्यू के हीट ट्रांसफ़र पार्ट की, है ना। तो हीट ट्रांसफ़र से मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या था क्वेश्चन वन क्या था। देखिए यहाँ पे सिचुएशन मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दिया है। ये क्या है कि दो हॉलो सिलेंडर हैं। इनर सिलेंडर जो ब्लैक कलर से मैंने कलर करके रखा है, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई गई है ब्लू कलर की जो सिलेंडर है उसकी। तो दो हॉलो सिलेंडर्स हैं, है ना। जो इनर वाला सिलेंडर है उसकी कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, और जो आउटर वाला सिलेंडर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। ओके, इनर की K1 है, आउटर की K2 है। और इनर की जो कंडक्टिविटी है वो कम है, मतलब इनर वाला जो मटेरियल है वो ज़्यादा इंसुलेटिंग, आउटर वाला ज़्यादा कंडक्टिंग है ना। अंदर कोई हॉट गैस फ्लो हो रही है और बाहर की एम्बियंट का टेम्परेचर T∞2 है। ओके, रेडियस की भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। जो भी इंटरफेस है, ये हमारा एक इंटरफेस इधर है, ये दो तीन, ये तीन हमारे इंटरफेस हैं। तो तीनों के रेडियस की इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, R1 R2 एंड R3। ओके, तो सिचुएशन क्लियर है यार कि अंदर हॉट फ्लूइड है, बाहर एम्बियंट एयर है। तो यार क्वेश्चन ये था कि ये जो सॉलिड मीडियम है इसके अंदर हमको टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करनी है ना। तो देखो क्या है कि हमको पता है यार कि जो भी हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर रेडियल कंडक्शन होता है तो उसमें टेम्परेचर प्रोफाइल हमारी लॉगरिथमिक बनती है ना। अब देखो क्या है, फोरियर्स लॉ क्या कहता है, Q इज इक्वल टू KA निगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब रेडियल डायरेक्शन में कंडक्शन हो रहा है, रेडियल डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने लिख दिया। अब देखो क्या है कि ये जो सिचुएशन है ना यार, वो हीट जनरेशन की नहीं है। देयर इज नो हीट जनरेशन इन दिस केस। इट इज़ अ केस ऑफ स्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन एंड इन सिंगल डायमेंशन ओनली। द कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस इन रेडियल डायमेंशन, है ना। तो रेडियल डायरेक्शन में ही हो रहा है आपका कंडक्शन। अब देखिए क्या है, जो हमारी मान लो सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, क्योंकि यार देखो तुम्हारा स्टेडी स्टेट है। मान लो अगर एरिया को हम लोग सेम रखते हैं तो कंडक्टिविटी और टेम्परेचर प्रोफाइल का जो स्लोप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ ये रिलेशन आ रहा है ना यार, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। मतलब K जितना कम होगा उतनी टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप ज़्यादा होगा। मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप ज़्यादा हो। अब यार इसको समझें कैसे फिजिकली, सबसे पहले तो ये देख लो। इतना समझ में आया ना फोरियर्स लॉ से। देखो सिंपल केस तरीके से समझते हैं। देखो ये ब्लॉक है, मान लो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बाहर अगर आप टच करके फील कर रहे हो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है क्या है कितना है, कुछ पता नहीं चल रहा है आपको कि अंदर का टेम्परेचर क्या है। आपको बाहर से नॉर्मल लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो मटेरियल है ये बहुत ज़्यादा इंसुलेटिंग है यार, तभी तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आपको पता नहीं चल रहा है। ब्लॉक के इस साइड अगर आप हाथ लगा रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि अंदर कितनी गर्मी है। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा मटेरियल जो टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा करवा दे रहा है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। वहीं अगर कंडक्टिंग होता, स्टील का कोई मटेरियल होता, आप बाहर से हाथ रखते आपको तुरंत पता चल जाता कि यार अंदर कुछ तो गर्म चीज़ रखी हुई है। समझ रहे हो बात। तो यहीं से आपको मैथमेटिकली देखने को मिल रहा है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप ज़्यादा होता है फॉर सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड फॉर सेम थिकनेस ऑफ मटेरियल और सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के लिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका स्लोप ज़्यादा है और जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका स्लोप कम है टेम्परेचर प्रोफाइल का, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया यार। देखो इंसुलेटिंग मटेरियल जो होगा ना वो हमेशा टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप ज़्यादा रखेगा। तो चलिए एक चीज़ ये हमें पता चली कि यार लॉगरिथमिक स्लोप होता है, लॉगरिथमिक टेम्परेचर प्रोफाइल होती है सिलेंडर के अंदर। दूसरी बात ये हमको ध्यान रखना है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ओके, नाउ स्लोप ज़्यादा होगा तो स्टीपर टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगी हमारी, स्टीपर टेम्परेचर प्रोफाइल लाइक दिस। अब ये लॉगरिथमिक है, स्टीपर है। ओके, नाउ देखो क्या है
कि ये जो इंटरफेस है यहाँ पे एरिया तो सेम है ना यार, लेकिन जस्ट इधर थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और थी और जस्ट इधर तुरंत चेंज हो जा रही है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो Q इज इक्वल टू के ए माइनस डी टी बाई डी आर। देखो Q तो सेम है, Q डॉट तो सेम है क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो रहा है। ए भी सेम है क्योंकि इंटरफेस तो यार ये वाला सेम ही है, इंटरफेस तो ये वाला सेम ही है ना, ए भी सेम है। तो के क्या है, इनवर्सली मतलब डी टी बाई डी आर क्या है, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली जो टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप है वो सिर्फ के पे डिपेंड करेगा क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और एरिया तो सेम ही है इस इंटरफेस पे। चलिए तब देखते हैं यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लॉगरिथमिक प्रोफाइल अगर आपने ऐसी बना दी कि जो आपने कंटिन्यू कर दिया तो ये गलत हो गया है ना। लॉगरिथमिक प्रोफाइल तो बनेगी लेकिन यार कुछ कुछ मैथमेटिक्स का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे मटेरियल अलग है, यहाँ मटेरियल अलग है, इसका मतलब अगर आपने सेम ही प्रोफाइल को अपना अगर आपने कंटिन्यू कर दिया इसका मतलब तो आप ये बोल रहे हो ना यार कि ये K1 और K2 का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है ना। मतलब दोनों जगह आप K1 लगा दो तो भी सेम प्रोफाइल, K1 K2 लगा दो तो भी सेम प्रोफाइल, K2 K1 लगा दो उलट दो मटेरियल तो भी सेम प्रोफाइल है। मतलब ये तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर K1 K2 अलग अलग हैं, कम ज़्यादा दिया हुआ है तो यार टेम्परेचर प्रोफाइल में दिखना चाहिए ना मैथमेटिकली, है ना। तो वो आपको दिखाना है। ओके ना, देखो मैंने क्या बोला था कि लॉगरिथमिक प्रोफाइल ही रहेगी, नेचर मैथमेटिकल नेचर लॉगरिथमिक ही रहेगा, लेकिन कैलकुलस आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है ना। ये देखो इस पार्ट में इसका स्लोप कुछ ये है, इंक्लिनेशन ये है ना, इंक्लिनेशन ये है ज़्यादा है। ये जो है जब ये सेकंड केसिंग में जा रहा है, सेकंड केसिंग में जा रहा है, आउटर केसिंग में जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर प्रोफाइल का स्लोप कम हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ रहा हो, कुछ ऐसा, समझे। तो मैं आपको ये देखो यहाँ पे स्लोप इसका ये है कुछ, ओके। देखिए आपको कुछ ना अच्छे से बना के ऐसा दिखाता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो कर्व क्या है ना, स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी, जो ऐसा है ना, ऐसा है कुछ, है ना। ये लॉगरिथमिक प्रोफाइल है फर्स्ट सिलेंडर में, जो फर्स्ट हॉलो सिलेंडर है, और ये लॉगरिथमिक प्रोफाइल है सेकेंड हॉलो सिलेंडर। तो यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है क्योंकि अचानक से स्लोप चेंज हो रहा है ना। कुछ आप ऐसा समझो कि ऐसा कुछ है सिस्टम, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है सिस्टम, ऐसा है ना। मतलब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाला है और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये वाला, ये कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, समझे। वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि कर्व का नेचर ऐसा है ना, तो वो दिख नहीं रहा है आपको कॉर्नर, बट ऐसा बनेगा, समझे। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर प्रोफाइल। देखो K1 कम है तो यहाँ का स्लोप ज़्यादा होगा, K2 ज़्यादा है तो यहाँ का स्लोप कम होगा। ये हो गई आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि पहला क्वेश्चन तो था कि टेम्परेचर प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इन्फिनिटी टू लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था कि गवर्निंग इक्वेशन क्या है ना। तो यार देखो जो आप एनर्जी इक्वेशन डिराइव करते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, उसमें आप सारे टर्म्स को जब आप नेगलेक्ट करोगे तो गवर्निंग इक्वेशन क्या आएगी आपकी, डो बाई डो आर इंटू आर डो टी बाई डो आर, है ना, इज इक्वल टू 0। देखो थर्मल कंडक्टिविटी का भी टर्म आता है
यहाँ पे 1/r भी आता है, लेकिन यार देखो ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्म तो यही होगा ना, ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्म तो ये वाला ही होगा ना। सब कुछ आप उधर लेते गए, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म तो आपका यही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके नाउ तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन ये था कि भाई बेसिक लॉ क्या है हीट ट्रांसफ़र का, बेसिक लॉ है ना। ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा था चेयरमैन सर ने, तो मैंने बोला कि फूरियर्स लॉ यहाँ पे अगर हम रेडिएशन वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे हैं, देखो क्योंकि T∞1 T∞2 ये सब आपको पता नहीं है कि अभी टेम्परेचर की वैल्यूज़ क्या है, तो अगर आप रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र कंसीडर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर आपका क्या होगा, फूरियर्स लॉ ही होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, फूरियर्स लॉ, फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, ये हो गया आपका बेसिक लॉ, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन ये था, फोर्थ क्वेश्चन ये था कि यार हाउ वुड यू फाइंड मतलब हीट ट्रांसफ़र रेट आप पता कैसे करोगे कि कितना होगा मैथमेटिकली, है ना। तो मैंने बोला कि सर इसकी थर्मल सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे आपका T∞1 है, यहाँ पे आपका कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, फिर आपका इनर हॉलो सिलेंडर का कंडक्शन रेजिस्टेंस, फिर आपका आउटर हॉलो सिलेंडर का कंडक्शन रेजिस्टेंस, फिर आउटर एम्बियंट का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, और ये T∞2। मैंने बोला इन सब को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, और हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं डेल्टा टी जो कि हमारा क्या है, T∞1 माइनस T∞2 डिवाइडेड बाई आर टोटल। तो यार ये तो हम सब लोग करते हैं, यही करते हैं ना, लेकिन उन्होंने बोला कि ट्रिक नहीं लगाना है, ये जो आर टोटल आप निकाल रहे हो टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, आप तो ये मान रहे हो ना कि अब एक सिलेंडर आपने मान लिया है ना, आप उससे इनसाइड टू आउट मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में आप थर्मल क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आप निकालने के लिए क्या कर रहे हो कि आप एक सिलेंडर मान ले रहे हो जिसका कोई एक थर्मल रेजिस्टेंस आर टोटल है। ये तो ट्रिक हो गई, आप एक्चुअली में मैथमेटिकली कैसे फाइंड करोगे, है ना। देखो यार ये अब देखो यहाँ पे फंस जाओगे। क्या था कि इस क्वेश्चन का आंसर उस टाइम पे मैं दे ही नहीं पाया था, क्योंकि यार ना थोड़ा सा टीडियस है, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह लगेगा, आपको लेंदी अप्रोच से जाना ही पड़ेगा। देखो क्या है हमारा फूरियर्स लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू KA dou T by dou R, है ना। अब देखो लेंथ ऑफ, देखो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम निकालते हैं यूनिट लेंथ के लिए, लेकिन क्योंकि आपके सिलेंडर की लेंथ पता नहीं है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सिलेंडर हो सकता है। तो K तो सेम है, ये हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा 2πr × 1 मान लो, यूनिट लेंथ के लिए हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकाल रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा dou T by dou R। अब देखो यूनिट तो चेंज हो गई, वाट पर मीटर, यूनिट लेंथ के लिए निकाल रहे हैं ना। अब देखो क्या है, Q डॉट dr को इधर लेते हो, K को इधर लेते हो, R को इधर लेते हो, R इज इक्वल टू -2π dt, क्या हो जाएगा। अब देखो क्या है ना कि मटेरियल सेम नहीं है, मटेरियल सेम नहीं है, ये अंदर का मटेरियल अलग है, बाहर का मटेरियल अलग है, तो अब जब आप इंटीग्रेट करोगे, सिंस मटेरियल इज नॉट सेम, ठीक है, मटेरियल सेम नहीं है, तो आप जब इंटीग्रेट करोगे तो Q डॉट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ये तो आपको बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। अंदर क्या होगा, इंटीग्रेशन R1 से R2 dr by K1R, अंदर का मटेरियल
इनर हॉलो पाइप का मटेरियल अलग है, आउटर हॉलो पाइप का मटेरियल अलग है। तो ये हो जाएगा R2 से R3 इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू -2 पाई। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट्स क्या रखोगे आप, आपको रखना पड़ेगा यार T1 मान लो इसका टेम्परेचर आपका T1 है और इसका टेम्परेचर है T2, ये T2 मान लो, ये T1 मान लो, है ना। तो यार T∞1 से T∞2 नहीं रखोगे ना, क्योंकि आप कंडक्शन की बात कर रहे हो सिर्फ इधर, तो आप इधर भी सिर्फ कंडक्शन की बात करोगे, तो T1 से T2 रखोगे, समझे बात को। अब देखो क्या है, T1 T2 नोन नहीं है ना, T1 T2 तो पता ही नहीं है, तो T2 और T1 कैसे निकालोगे आप, कन्वेक्शन से निकालोगे। Q डॉट जो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है वही तो कन्वेक्शन से होगा, तो ये क्या हो जाएगा H2A2 T2 माइनस T∞2, और ये क्या हो जाएगा H1A1 T∞1 माइनस T1। देखो ये इसलिए लिखा ना यार, देखो T2 क्या है, बड़ा है T∞2 से, और T∞1 बड़ा है T1 से, इसलिए लिखा है। ओके चलिए, अब जब अब इसको फर्दर प्रोसीड करोगे तो क्या होगा, देखो लेंदी अप्रोच है, इसीलिए यार देखो क्या है ना कि उस टाइम पे मैं सॉल्व कर भी लेता, लेकिन मुझे लगा कि यार इतना लेंदी पूछ लिया ना, मुझे लगा कि यार ये तो करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने बोल दिया कि सर ठीक है, सॉरी अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं ना हम कि यार प्रोसीड तो कर लेंगे, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं, वो भी रहता है ना। और ये ऐसी चीज़ हमने करी नहीं है पहले कभी, क्योंकि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी लेके थर्मल सर्किट बनाते हैं और R टोटल निकाल के हम निकाल लेते हैं, दैट इज़ द ईजी अप्रोच ना यार, तो हम ये क्यों करेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1/K1 ln R2/R1 1/K2 ln R3/R2 इज इक्वल टू 2 पाई T2 माइनस T1। अब इसी को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर माइनस साइन भी था ना, इसी को लिख सकते हो 2 पाई T1 माइनस T2, और इसी को आप लिख सकते हो 2 पाई, यहाँ से T2 और T1 की वैल्यूज़ उठा के रख दो, है ना। तो T2 और T1 की वैल्यूज़ क्या आएंगी, T∞1 माइनस Q डॉट डिवाइडेड बाई H1A1 माइनस Q डॉट डिवाइडेड बाई H2A2 प्लस T∞2, है ना। देख रहे हो यार कितना लेंदी जा रहा है ना। तो अच्छा है यार, एक दो चीज़ अगर आप नहीं भी बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो Q डॉट वाले टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, इधर जो Q डॉट वाले टर्म्स हैं और ये Q डॉट सबको एक तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/K1, है ना, ln R2/R1 प्लस 1/K2 ln R3/R2 प्लस 1/H1A1 प्लस 1/H2A2 इज इक्वल टू 2 पाई T∞1 माइनस T∞2। ओके, अब देखो फाइनली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लिखने जा रहे हैं, Q डॉट इज इक्वल टू T∞1 माइनस T∞2, 2 पाई को नीचे लेते हो, 2 पाई को नीचे लेते हो, देखो क्या है, देखो अब देखो यार इधर हमने ये गलती करी ना, 2 पाई को हमको इसके साथ ले जाना था ना, तो यहाँ पे जो H1A1 था वो उसमें ऊपर 2 पाई भी आएगा ना, यहाँ पे 2 पाई भी आएगा, ठीक। अब देखो फाइनली हम लिखेंगे, अगर 2 पाई को नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, 1/2πK1 ln R2/R1 प्लस 1/2πK2 ln R3/R2 प्लस 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो 1/H1A1 प्लस 1/H2A2। अब देखो ये हो गया हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब देखो यहाँ पे हमने कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है, ये क्या है हमारा,
इनर सिलेंडर से जो कंडक्शन हो रहा है उसका थर्मल रेजिस्टेंस है, ये आउटर सिलेंडर से जो कंडक्शन हो रहा है उसका थर्मल रेजिस्टेंस है। ये जो इनर कन्वेक्शन हो रहा है, इंटरनल कन्वेक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस, ये वो है। ये आउटर सरफेस पे जो कन्वेक्शन हो रहा है उसकी वजह से। तो यार सारे रेजिस्टेंसेस को तो हम यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पहले से ही ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करा है। यहाँ पे हम प्योर मैथमेटिक्स और कॉन्सेप्चुअल वे से आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो ये जानना चाहते थे, ठीक है। तो मैंने जो है उस टाइम पे मैं बताया नहीं था इसको, है ना। जो ऐसे तो आप प्रोसीड करोगे तो यार देख सकते हो आप कि थोड़ा सा लेंदी तो है ना, बट आपको कॉन्सेप्चुअली यार समझना होगा चीज़ों को, क्योंकि यार वो पूछ लेते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं कि क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया था। तो यार वहाँ पे एक लेडी मेंबर थी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बेसिकली हीट एक्सचेंजर्स के बारे में था। तो सबसे पहले तो उन्होंने पूछा इफ़ेक्टिवनेस के बारे में आप क्या समझते हो। उन्होंने पूछा हीट एक्सचेंजर्स के बारे में कुछ समझते हो। मैंने कहा यस मैम। तो उन्होंने बोला इफ़ेक्टिवनेस के बारे में क्या समझते हो, व्हाट इज़ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो मैंने बोला कि मैम हीट एक्सचेंजर की इफ़ेक्टिवनेस वो होती है कि वो एक्चुअली कितना हीट ट्रांसफ़र कर ले रहा है, कितना मैक्सिमम कर पा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल कितना ज़्यादा कर ले रहा है, मतलब एक्चुअल टू मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र रेट को हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, है ना। तो क्यू एक्चुअल डिवाइडेड बाय क्यू मैक्स, दैट इज़ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो अब उन्होंने क्या है ना दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यार वो कंपेयर करवाने लगी चीज़ों, है ना। तो पैरेलल वर्सेस काउंटर फ्लो। देखो क्या है ना कि NPCIL में आपको पंप्स, हीट एक्सचेंजर एंड पावर प्लांट में आपको रैंकाइन साइकिल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो कहीं भी जाओगे अगर आप ऑपरेशंस में ना यार, तो पंप्स हर जगह लगा रहेगा, वॉल्व्स हर जगह लगे रहेंगे। पावर प्लांट पे काम ही कर रहा है NPCIL। हीट एक्सचेंज प्रोसेस तो हो ही रहा है, हीट से ही डील करता है पावर प्लांट। तो यार हीट एक्सचेंजर, पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल एंड पंप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर NPCIL इंटरव्यू, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रिपेयर करके ही जाना है। ये तो मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपकी किस्मत रही तो इन्हीं तीनों टॉपिक पे आपका पूरा इंटरव्यू चला जाएगा, है ना। इसको छोड़ना नहीं है ना। क्योंकि देखो यार अगर आप इसको प्रिपेयर करके नहीं जाओगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप फंस गए, है ना, नहीं बता पाए, बेसिक चीज़ें भी नहीं बता पा रहे हो अगर आप, तो यार फिर तो वो समझ लेंगे कि यार ये तो क्वेश्चन आउट था, फिर भी नहीं बता पा रहा है ये बंदा, है ना। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है, ठीक। तो इसमें क्या क्या उन्होंने पूछा था, उन्होंने सबसे पहला पूछा कि हीट ट्रांसफ़र रेट किस में ज़्यादा होगा फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। तो यार देखो सबको पता है कि काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी होती है। तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में काउंटर फ्लो में हीट ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यार उसका LMTD भी बेटर होता है ना। LMTD बेटर होता है। LMTD क्या होता है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। देखो तुम्हारे पास अगर एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ से तुम्हारा हॉट फ्लूइड आ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, ये है तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस, इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड। ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये जो एक सेक्शन पे जो टेम्परेचर डिफरेंस बन रहा है हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में, इसका एवरेज LMTD दिखाता है ना। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस तो यही है। अब देखो सेम टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे हॉट फ्लूइड और तुम्हारा कोल्ड फ्लूइड है, अगर आप पैरेलल में चलाओगे ना, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर में, तो इसका LMTD कम आएगा। समझ रहे हो बात को। आप देख सकते हो यार कि ये अंदर का एरिया जो है
ये जो शेडेड पोर्शन है ये कम आ रहा है इस एरिया के, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का सेम ही है। समझ रहे हो ना? वैसे एरिया से आपको थोड़ा सा एक फील आ रहा होगा कि यार LMTD कम आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि जितना एरिया ज़्यादा है उसी को तो आप लेंथ से डिवाइड करोगे तो LMTD आएगा। ये एरिया को अगर आप लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो एक LMTD का फिजिकल फील आपको समझ में आ रहा है कि उसी से हाँ वो जो चीज़ आएगी वो एक LMTD का एक बेटर इंटरप्रिटेशन सोचने के लिए फील करने के लिए आप हो सकता है ना? तो काउंटर फ्लो में LMTD ज़्यादा होता है पैरेलल फ्लो के केस में। ये तो मैंने आपको फील करके समझाया कि कैसे फील कर रहे हैं LMTD को, है ना? मैथमेटिकली तो आप समझ सकते हो, मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो। ओके, तो LMTD ज़्यादा होता है, इसकी इफेक्टिवनेस बेटर होती है काउंटर फ्लो की, इसलिए हीट ट्रांसफ़र रेट क्या होगा? बेटर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये था इसी में कि यार किसका साइज़ ज़्यादा होगा, साइज़ किसका ज़्यादा होगा फॉर सेम हीट ट्रांसफ़र रेट? तो भैया काउंटर फ्लो अच्छा हीट एक्सचेंजर है, इफेक्टिवनेस उसकी बेटर है, तो काउंटर फ्लो का साइज़ भी कम होगा, कम साइज़ होगा ना। सेम हीट ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको एरिया कम लगेगा, साइज़ कम लगेगी। तीसरा क्या है कि इफेक्टिवनेस किसकी बेटर है? तो आगे मैंने बताया किसकी बेटर है? काउंटर फ्लो की इफेक्टिवनेस बेटर है। जो क्या है ना, ये वाला जो पार्ट था वो एक तरीके से मेरे से रैपिड फायर की तरह पूछा गया था। मैंने पूछा इफेक्टिवनेस के बारे में जानते हो? मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला क्या होता है? मैंने बोला एक्चुअल डिवाइडेड मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट, इसी के रेशियो को इफेक्टिवनेस बोलते हैं। उन्होंने बोला पैरेलल वर्सेस काउंटर फ्लो में किसकी हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगी? मैंने बोला काउंटर फ्लो की। बोला कि साइज़ किसका ज़्यादा होगा सेम हीट ट्रांसफर रेट कम किसका होगा? मैंने बोला काउंटर फ्लो का। उन्होंने बोला इफेक्टिवनेस किसकी ज़्यादा होगी? मैंने बोला काउंटर फ्लो का, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन चला। ओके, नाउ लास्ट में उन्होंने पूछा, मैम ने पूछा बायोट नंबर के बारे में, है ना? क्वेश्चन 3 था बायोट नंबर। तो हीट ट्रांसफ़र की बात हो रही है ना, तो नॉन डायमेंशनल नंबर वही हैं फूरियर नंबर, बायोट नंबर एंड आपके नसेल्ट नंबर, स्टैंटन नंबर, प्रांटल नंबर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं नॉन डायमेंशनल नंबर्स। तो ये इनके बारे में, इनका सिग्निफिकेंस, इनका मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होती है, फिजिकल मीनिंग क्या होती है, सब पढ़ के जाना है। ओके, उन्होंने बोला बायोट नंबर जानते हो? मैंने बोला हाँ मैम। बायोट नंबर जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं बायो नंबर से, है ना? बट ठीक है, बायोट नंबर उन्होंने बोला कि क्या होता है बायोट नंबर, तो मैंने लिख दिया। उन्होंने बोला कि मतलब लिख दो इसका, मैंने लिख दिया कंडक्शन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। इसी को मैंने लिख दिया कन्वेक्शन हीट फ्लक्स डिवाइडेड बाय कंडक्शन हीट फ्लक्स, है ना? उन्होंने बोला मैथमेटिकल फार्मूला लिख दो पैरामीटर्स के फॉर्म में, ठीक है? तो मैंने लिख दिया बायोट नंबर इज इक्वल टू HL/K। तो उन्होंने बोला ये K क्या है? ये K तो फ्लूइड का है ना। तो ये देखो यार, ये तो कॉमन सा ट्रैप है कि, है ना? एक आपको पता होगा एक नसेल्ट नंबर होता है, उसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, बट यहाँ पे K का डिफरेंस होता है, L का डिफरेंस होता है ना? जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो वहाँ पे अलग तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे K अलग होता है, वहाँ पे K अलग होता है। यहाँ देख क्या K क्या है ना, जो जिस सॉलिड मीडियम में कंडक्शन हो रहा है उस सॉलिड मीडियम के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है ना। जो नसेल्ट नंबर होता है HL/K, यहाँ पे जिस लिक्विड मीडियम में कन्वेक्शन हो रहा होता है उस लिक्विड मीडियम की, उस फ्लूइड की थर्मल कंडक्टिविटी है। यहाँ पे होता है सॉलिड की, यहाँ पे होती है फ्लूइड की, समझे? और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी अलग होती है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अलग है। ओके, तो ये डिफरेंस है नसेल्ट नंबर में और इसमें। तो कॉमन सा एक ट्रैप लगाते हैं लोग कि ये K में कंफ्यूज करेंगे आपको, है ना? तो मैंने बोला नहीं मैम, ये सॉलिड की जो सॉलिड मीडियम में जिसमें कंडक्शन होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है।
तो उन्होंने बोला है कि कंडीशन क्या है लम्प्ड एनालिसिस की। तो कंडीशन फॉर लम्प्ड एनालिसिस, तो यार सबको पता है कंडीशन क्या है, बायोट नंबर लेस देन 0.1 होना चाहिए तो हम लम्प्ड एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। और डिटेल में मैंने डिस्कस कराया बार के इंटरव्यू का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने डिस्कस कराया है डिटेल में कि बायोट नंबर क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों 0.1, और लम्प्ड एनालिसिस लम्प्ड अप्रोक्सीमेशन है, और रियल लम्प्ड सिस्टम में एक्चुअल लम्प्ड सिस्टम में क्या अंतर होता है, वो सब बात किया है मैंने। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एचपीसीएल में वैसे भी आपको डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट है ना, जितना पूछा उतना बताओ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि लम्प्ड सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज लम्प्ड सिस्टम, व्हाट इज लम्प्ड सिस्टम। तो यार आप बता सकते हो लम्प्ड सिस्टम, जैसे मान लो कोई बॉडी है, तो बॉडी क्या है, ठंडी हो रही है, कोई एक हाई टेम्परेचर पे है बॉडी, है ना, एम्बियंट जो है लो टेम्परेचर पे है, तो बॉडी जो है हीट रिजेक्ट करेगी एम्बियंट को। अब देखो जब हीट रिजेक्ट करेगी तो थर्मल एनर्जी सबसे पहले बॉडी के मटेरियल के अंदर ट्रैवल करेगी, उसके बाद कन्वेक्शन के थ्रू एम्बियंट में जाएगी। तो जो मटेरियल की थर्मल जो है रेजिस्टेंस, वो अगर बहुत कम है बाहर की जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है उसके मुकाबले, है ना, मतलब अंदर की जो है रिलेटिवली थर्मल रेजिस्टेंस जो है बहुत कम है, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी जो है लम्प्ड सिस्टम है। अब जब ऐसा होगा तो होगा क्या, अगर ये वाली चीज़ जब होगी तो होगा क्या फिजिकली, ये होगा कि जब आपकी बॉडी ठंडी होगी ना तो यूनिफॉर्मली ठंडी होगी। यूनिफॉर्मली ठंडी होगी तो मतलब क्या है कि जैसे मान लो टेम्परेचर T1 था पहले, है ना, तो अब हर जगह का टेम्परेचर T2 हो जाएगा। एक टाइम इंस्टेंट के बाद अगर आप नोट करोगे तो हर जगह का टेम्परेचर T2 हो जाएगा। फिर दूसरे टाइम इंटरवल पे और फर्दर आप नोट करोगे तो हर जगह का टेम्परेचर T3 हो जाएगा, है ना। मतलब बॉडी के अंदर स्पेस के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन सिर्फ टाइम के साथ होगा, समझे। टेम्परेचर का वेरिएशन स्पेस के साथ नहीं होगा, समझे। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर का वेरिएशन स्पेस के साथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का फंक्शन होता है बॉडी के मटेरियल के अंदर, है ना। बॉडी के मटेरियल के अंदर अगर टेम्परेचर का वेरिएशन स्पेस के साथ ना होकर के सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ होता है, दैट सिस्टम इज नोन एज लम्प्ड सिस्टम। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या है, अब आपको क्या है ना कि मेरे से तो यार देखो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था हीट ट्रांसफ़र से, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये पार्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आता है ना, ये आप बता देना वहाँ पे। इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है, पैरेलल वर्सेस काउंटर फ्लो, ये मेरे से पूछा गया था। और बायोट नंबर के बारे में मेरे से बार्क में भी पूछा गया था। बार्क की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है प्लेलिस्ट, आप NPCIL के लिए उसको भी रेफ़र कर सकते हो, है ना, क्योंकि देखो ना कि ये वाला क्वेश्चन आपको सेम तरीके का ही मिल गया। ये वाला क्वेश्चन मतलब 30 to 40% मैच कर रहा है, बट वहाँ पे तो डिफरेंट ही था क्वेश्चन, टेम्परेचर प्रोफाइल वाली बात मैच कर रही है आपकी। बाकी ये सब चीज़ें तो क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कुछ ओवरलैप मिलेगा आपको, है ना। तो यार इतना था मेरा हीट ट्रांसफ़र वाला पार्ट। आप NTU के बारे में भी थोड़ा सा समझ सकते हो। हीट वो इफ़ेक्टिवनेस में एक नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र यूनिट्स का टर्म आता है ना, तो उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये भी आप सर्च करके समझ लेना। आप अपना एक क्या है ना कि आप जब भी यार इंटरव्यू की तैयारी करते हो ना यार, इंटरव्यू नोट्स बना लिया करो, उसमें क्वेश्चन लिखो और आप क्या सोचते हो उस क्वेश्चन के बारे में वो लिखो, है ना। डो नॉट सर्च फॉर द आंसर्स, है ना। आप नोट्स अपने रिवाइज़ करो, बेसिक्स रिवाइज़ करो, खुद का दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है ना। बाकी देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो यार AI का यार ChatGPT का यूज़ करो, है ना। बहुत अच्छा फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताएगा, जो नहीं सोच सकते वो भी बता देगा आपको, है ना।
तो इट्स नॉट लाइक कि आप यूज़ नहीं करो, लेकिन अपना दिमाग लगाने के बाद यूज़ करो वो चीज़ें, है ना, ताकि यार आपको अपना प्रोस्पेक्ट भी तो समझ में आए, आपको अपना प्रोस्पेक्ट भी समझ में आना चाहिए। बाकी आप इनपुट को थोड़ा सा रोक के रखो, क्योंकि यार ये इसकी क्वालिटी चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे ना तो आपका ये जो सोचने की क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। आप सिर्फ एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखोगे, आप खुद से सोचने की क्षमता खो दोगे, है ना। तो वो उस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए यार, कोई भी जब मैं वीडियो बनाता हूँ यार, कोई भी क्वेश्चन देता हूँ आपको, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ, देन आप थोड़ा सा उसको, है ना, फिर से प्ले करिए वीडियो को, है ना, फिर अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है फिर से पॉज करिए, सोचिए, है ना। तो थोड़ा सा यार जद्दोजहद करनी है समझने की, है ना। आंसर के पीछे मत भागो, आंसर इज़ इम्पोर्टेंट बट अप्रोच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आंसर इम्पोर्टेंट है लेकिन अप्रोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इंटरव्यू में अप्रोच जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, तो अब सेकंड जो थर्ड पार्ट है, ये तो हमारा सेकंड पार्ट था NPCL इंटरव्यू का। थर्ड पार्ट में डिस्कस करूँगा सोम के बारे में। एक वहाँ पे सर थे जो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उन्होंने मेरे से सोम से क्वेश्चन पूछा था, और सोम वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है यार। जिसको लगता है कि जिसको सोम बहुत अच्छा आता है ना यार, मैं आपको बोलता हूँ कि आप सोम वाला पार्ट देखना। 1 से 2 दिन में मैं इसको भी अपलोड कर दूँगा। सोम वाला पार्ट देखना, पॉज करके खुद से ट्राई करना और देखना कितना आंसर कर पाते हो आप, है ना। इट वॉज अ वेरी गुड पोर्शन, सोम वॉज अ वेरी गुड पोर्शन ऑफ माई इंटरव्यू। मेरे इंटरव्यू में सोम सबसे अच्छा पूछा गया था मेरे से। ओके, काफ़ी अच्छे काउंटर क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ओके, ऐसा नहीं कि बार्क लेवल का था, बट NPCL के हिसाब से दिस वॉज अ गुड पोर्शन। ओके, सो अपकमिंग पोर्शन में सोम की बात करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।